आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं का जनसंचार एवं अभिव्यक्ति माध्यम के प्रथम पाठ जनसंचार क्या है पढ़ेंगे। जनसंचार के माध्यम। तो सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर जोशी की परिभाषा है, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। तो ये प्रभास जोशी की परिभाषा है जिन्होंने पत्रकारिता के बारे में कहा है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे संचार की परिभाषा और महत्व। संचार क्या है? अगर हम संचार के बारे में जानें तो संचार की कहानी मानव समाज के अस्तित्व जितनी ही पुरानी है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है। जरा आप एक बात जरा सोचकर देखें कि आप बिना बात किए कैसे रह सकते हैं। शायद आप अकेले हों या सोते हों तो उस समय तो बातचीत नहीं होती, लेकिन जब आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। यहाँ तक कई बार हम अकेले में खुद से अपने आप ही बात करने लग जाते हैं जब हम अकेले होते हैं। अगर हम एक बात माने तो सबसे बड़ा सच तो यही है कि व्यक्ति बिना बात किए रह ही नहीं सकता। यदि समाज में रहना है तो उसकी विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना ज़रूरी है, और बिना बातचीत या संचार यह सब संभव नहीं होता। तो संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान, यानी कि हम एक दूसरे से जब बातचीत करें तो यही संचार है। प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर ने भी यही कहा है कि अनुभवों की साझेदारी ही संचार है। और संचार है क्योंकि संचार विचारों का आदान प्रदान है, कि जब हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटते हैं, अपने अनुभवों को बांटते हैं तो संचार कहलाता है। अब आगे है संचार की परिभाषा कि संचार क्या है और संचार क्या है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा। आपने विज्ञान में आज संचार के जो बारे में पढ़ा होगा कि जैसे गर्मी एवं बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक पहुंचती है, इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने को ही संचार कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका तात्पर्य यानी उसका अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। अभी मैंने आपको बताया था कि मशहूर संचार विल्बर के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। अब कि संचार की शुरुआत कैसे होती है। अब आपको जब आपने महाभारत का एक वाक्य पढ़ा होगा कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने की बात करता तो वो कहता है कि मैंने चक्र भेदना आता है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कैसे, तो तब उसने कहा था कि जब मैं माँ के गर्भ में था तभी मैंने ये चक्र भेदना सुना था, लेकिन मैं चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये उस समय क्योंकि मेरी माँ सो गई थी। अगर देखा जाए तो संचार की शुरुआत जब माँ बच्चे को कंसीव करती है, बच्चा माँ के गर्भ में होता है, संचार की शुरुआत तभी से हो जाती है। और संचार की शुरुआत तभी से हो जाती है और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है
तब तक संचार शुरू होता रहता है, चाहे वह कोमा में भी हो। अर्ध कोमा में कहना कि अर्ध मृत हो जाता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसके मन में वह कुछ ना कुछ उस चलता रहता है। तो अगर जीवन है तो संचार है, और अगर जीवन समाप्त है तो जीवन के समाप्त होने के साथ साथ ही संचार भी समाप्त हो जाता है। अब हम करेंगे इसमें संचार के तत्व, कि संचार के तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले संचार प्रक्रिया में कई तत्व शामिल होते हैं, जिनमें से निम्नलिखित का उल्लेख है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती। संचारक यानी कि मैसेंजर। संचार प्रक्रिया इसी तत्व से शुरू होती है जब संचारक या मैसेंजर एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तब संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई मैसेंजर अपना मैसेज भेजता है, चाहे वो किसी भी रूप में भेजता है, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, या फिर वो किसी प्रश्नावली के माध्यम से भेजता है, तो वो संचारक होता है और उस संचारक होता है। और अब अगला जो है तत्व जो है वो है कूट चिन्ह या कोड। आप अपने संदेश को उस भाषा में जब भेजते हैं तो उसे कूट कीर्ति या एनकोडिंग कहते हैं। जैसे कि आप कोई संदेश भेज रहे हो, किसी को मैसेज भेज रहे हो, तो वो कूट चिन्ह या एनकोडिंग कहा जाता है। यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है या दूसरा तत्व है। भाषा एक प्रकार कूट चिन्ह या कोड है। संदेश प्राप्त करने वाले के लिए आवश्यक है कि वह उस संदेश से, उस भाषा से परिचित हो, क्योंकि जब तक वह उससे परिचित नहीं होगा तब तक यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। तो जो वह चिन्ह, जो कूट भेज रहा है या जो एनकोडिंग है, उसकी भाषा प्राप्तकर्ता यानी जो संदेश को लेने वाला है उसे उसकी भाषा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, संचार का पहला तत्व क्या था, संचारक, और दूसरा तत्व क्या था, एनकोडिंग या कूटकीर्ति भी हम कहते हैं इसे कूटीकरण भी कहते हैं। संचार का तीसरा तत्व है संदेश। कि संदेश, इसकी मूल विषय वस्तु ही संदेश होती है। कि संदेश जितना स्पष्ट एवं सरल होगा, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर को उतना जल्दी समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि आपने उसमें ऐसा संदेश ऐसा भेज दिया है कि जो प्राप्तकर्ता को यानी रिसीवर को समझ ना आए, तो वो प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो इसीलिए जो संदेश की जो भाषा होती है वो सरल और आसान होनी चाहिए। अगला तत्व है संदेश का माध्यम या चैनल, अर्थात वह किस जरिए संचारक यानी मैसेंजर किस के जरिए अपना संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है। वह कोई भी चैनल हो सकता है या माध्यम हो सकता है, मीडिया हो सकता है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, माध्यम या चैनल संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम यानी मीडियम, जैसे वह टेलीफोन द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट आदि का सहारा ले सकता है। इसके अलावा वह जैसे बोलकर भी, लिखकर भी, किसी भी तरीके से वह अपना संदेश जो है प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकता है। अगला है तत्व प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, कि संदेश को रिसीव करने वाला। और प्राप्तकर्ता जो है कूटवाचन भी कह सकते हैं, कि द्वारा कूटवाचन यानी डिकोडिंग, जो एनकोडिंग का उल्टा होता है। एनकोडिंग यानी भेजना, डिकोडिंग यानी कि ग्रहण करना या लेना।
प्राप्तकर्ता जब प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी डिकोडिंग करता है, अर्थात वह प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करता है, तो संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का इसमें प्रयुक्त कोड से परिचित होना आवश्यक है। कहने का अर्थ ये है कि जब संचारक यानी कि मैसेंजर अपना मैसेज भेजता है किसी भी के पास, तो जो रिसीवर होता है उन दोनों की जो भाषा है एक समान होनी चाहिए, तभी एक संचार सफल होता है। तो इसलिए एनकोडिंग और डिकोडिंग यानी जो संचार भेजा गया है, संदेश भेजा गया है, उसमें जो एनकोडिंग यानी कि बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसका संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि जो रिसीवर है उसको समझ आ जाए और जो उसने इसको उसके पास भेजा है। अब अगला है संचार का तत्व फीडबैक। जब संदेश प्राप्त कर लेता है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, तो वह उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि उसे संदेश समझ आ गया यानी मैसेज समझ आ गया या नहीं आया। इससे यह पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। अगर उसने उसका सही जवाब दे दिया, तो इसका मतलब कि जो संचारक यानी मैसेंजर ने जो मैसेज भेजा है और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर ने उसे प्राप्त कर लिया है, तो दोनों का जब समझ आ जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है। और वो उस प्राप्त संदेश का जब वापस रिसीवर के पास भेजता है तो फीडबैक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, आप अपने किसी दोस्त को, अपने फ्रेंड को मैसेज भेजते हो और मैसेज भेजने के बाद जब वो आपको वापस रिप्लाई करता है कि हाँ भाई तुम्हारा दिया हुआ मैसेज मेरे को समझ गया, मिल गया है, तो जो रिप्लाई करता है उसको वापस बताता है संचारक को यानी मैसेंजर को, तो वो होता है फीडबैक, यानी कि भाई समझ आ गया उसको। और अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं है, मैसेज समझ नहीं आया, चाहे उसमें कैसा भी हो, कमी आ जाए, कैसी फॉल्ट आ जाए, तो वो मैसेज जो है नहीं पहुंच पाता, तो इसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो उस कमी को हम कहते हैं शोर यानी कि नॉइज। क्योंकि अगर शोर है तो वो मैसेज उन तक नहीं पहुंच पाता। और मैसेज में जो नॉइज यानी जो शोर आ जाता है वो दो तरह का होता है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक यानी कि इसमें मन की जो मानसिक परेशानी भी हो सकती है, मानसिक वैसे भाई जैसे वो उसकी तबीयत ख़राब है, उसको मैसेज मिला नहीं है, या फिर वो भाषा को समझ नहीं पाया है आदि। लेकिन और जब एक होता है बाहरी यानी कि टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है कि तकनीकी कमी भी आ सकती है कि जो आपने लेटर के द्वारा मैसेज भेजा तो उसको मिला नहीं है, या फिर लाइट नहीं है, आपका फ़ोन चार्ज नहीं है, तो इस तरीके से जो कमी आती है तो वो होता है नॉइज यानी शोर। तो मैं थोड़ा दोबारा रिपीट करूँगी संचार के तत्व। संचार के पहला तत्व है संचारक, जिसे आप मैसेंजर कहते हैं। दूसरा है एनकोडिंग, जिसे हिंदी में कूटीकरण कहते हैं। तीसरा है तत्व संदेश यानी कि संदेश यानी कि मैसेज। चौथा है माध्यम यानी चैनल, कि आप किस माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। पांचवा संचार का तत्व है प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर की रिसीव करने वाला। छठा तत्व है फीडबैक। छठा तत्व है शोर। तो ये थे संचार के तत्व। अगली वीडियो में हम करेंगे संचार के प्रकार। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि यह आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।